हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस 9 एंड 10 में। ठीक है, आपको पता है कि हमारी ये जो चैनल है ये 9 और 10 दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर बात कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग का जो क्लासेज है बिल्कुल कंटिन्यू तरीके से हो रही है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री पढ़ेंगे। और हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो बुक सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, इतिहास का जो दूसरा पार्ट है, हमारा दूसरा एक्सरसाइज है जिसका नाम है हमारा, जिसका नाम क्या है, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। तो इन सब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो भी बताएंगे, और साथ ही साथ बुक का जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये यही सब क्वेश्चन है जो आज हम बताएंगे, जो एग्जाम में कई बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें इस क्लास में। और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए और आपको हमारी क्लासेस के बारे में पता चल सके। और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आप सभी का वेलकम है हमारे क्लास में। ठीक है, चलिए तो आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी एक क्लासेस प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ड्रीम क्लासेज। इस पर भी चल रही है बिल्कुल कंटिन्यू और एडवांस लेवल में। आप अगर कंप्लीट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं एक बेसिक एकदम शुरू से, तो आप यहाँ पर जुड़ें। ठीक है, अभी अभी यहाँ पर बैच शुरू हुआ है। ठीक है, तो आप ज़रूर यहाँ पर एक बार ज्वाइन करें, जितने भी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे, ये दूसरा टॉपिक है हमारा इतिहास का, जिसका नाम है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। बिल्कुल कंप्लीट तरीके से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, और आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, किसी तरह का कोई भी छोटा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए ये टॉपिक है हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब पहला क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आपको कंप्लीट तरीके से दिखाई दे रहा है? एक बार थम्स अप करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको कंप्लीट तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है कि समाजवाद की संक्षिप्त व्याख्या करें। कहने का मतलब है हमारा कि समाजवाद क्या है, इसका वर्णन करें। क्या करें? इसका वर्णन करें। समाजवाद क्या है, यानी कि समाजवाद का मतलब क्या होता है, इसको हम एक डिफिनीशन के रूप में आपको समझाएंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि समाजवाद होता क्या है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिएगा समाजवाद क्या है। तो समाजवादी नागरिक और कानूनी समानता, समाजवादी नागरिक और कानूनी समानता से अधिक महत्व सामाजिक और आर्थिक समानता को देती है। देखिएगा कि समाजवाद का मतलब हो गया हमारा जो खुद का बनाया हुआ समाज होता है। ठीक है, ये कानून पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे जितने भी एक मेंबर होते हैं इस समाज में, उस पर किसी एक के हाथ में इसकी ताकत होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि समाजवादी नागरिक और कानूनी समता से अधिक महत्व रखती है, सामाजिक और आर्थिक समानता को देती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्व ये क्या करती है, समाज में, हमारे समाज में रहने वाले लोगों को देती है और आर्थिक समानता को देती है। ठीक है, समाजवादियों ने ऐसी व्यवस्था की मांग की। जितने भी समाजवादी थे, समाज में रहने वाले लोगों को समाजवादी कहते हैं। ठीक है, तो समाजवादी ने क्या किया, ऐसी व्यवस्था की मांग की जिसमें, है ना, जिसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, निजी स्वामित्व नहीं हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है समाजवाद क्या है कि यानी उस देश में उत्पादन एवं वितरण के समस्त साधनों पर एक खास व्यक्ति का स्वामित्व नहीं हो करके एक समाज का उस पर हक हो, अधिकार हो। एक व्यक्ति का जिस पर अधिकार नहीं हो बल्कि पूरे समाज का अधिकार हो, उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, तो उसको कहते हैं समाजवाद। समझ में आ गया? चलिए, तो समाजवाद क्या है,
देखिएगा, समाजवादियों ने ऐसी व्यवस्था रखी, यानी कि समाजवाद की जो अवधारणा है, ठीक है, यानी कि समाजवाद का मतलब होता है जहां पूंजीपतियों का अधिकार न होकर के पूरे समाज का, यानी हम सब का उस पर अधिकार हो। ठीक है, आरंभिक समाजवादियों को, यानी कि प्रारंभ में समाजवादियों को, है ना, स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया है। आरंभिक समाजवादियों को क्या कहा गया? स्वप्नदर्शी, मतलब उन्होंने सपना देखा और आज हमारा क्या हो गया, देश जो है एक समाजवादी बन गया। समाज, हम लोग को हर एक जगह क्या होता है, अधिकार मिलने लगा। ये सब किनकी देन है? जो पहले जितने भी समाजवादी थे, ठीक है, जिन्होंने सपना देखा और हम लोग उस सपने को हकीकत में देख रहे हैं, एक समाजवादी रूप को देख रहे हैं। ठीक है, आगे चलकर कार्ल मार्क्स एंगल्स ने समाजवाद की नई व्यवस्था प्रस्तुत की, जिसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक समाज का नाम दिया। क्या नाम दिया? याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में कि वैज्ञानिक समाज का नाम किसने दिया। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स, दो ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, जिनका समाजवाद में क्या है, सबसे बड़ा योगदान है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन, समाजवाद। चलिए देखिएगा, इसमें दूसरा स्लाइड आ गया, हम तुरंत अभी ले लेते हैं एक स्लाइड। ठीक है, इसमें बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग समाजवाद का आर्थिक मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट है समाजवाद को समझने में? यानी समाजवाद का कहने का मतलब है कि उत्पादन एवं वितरण के समस्त साधनों पर क्या होता है, एक समाज का हक होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। समाजवाद का अगर छोटा सा डिफिनीशन आ जाए आपका 2 नंबर का, तो आप आसानी तरीके से दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कि यूरोपीय समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। यानी कि यूरोप के जितने भी समाजवादी थे, उनके क्या विचार थे हमारे देश के बारे में, ठीक है, एक समाज के बारे में, कि किस तरीके का एक समाज होना चाहिए, उनके क्या मत थे। ठीक है, इनके बारे में समझते हैं। तो यूरोपीय समाजवादियों के विचारों का क्या करें, वर्णन करें। अब देखिए, तो इनके लिए समाजवाद एक आदर्श सिद्धांत मात्र था। ठीक है, यूरोपीय समाजवादियों के लिए समाजवाद क्या था, एक आदर्श सिद्धांत था। ठीक है, ये समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे, इनका एक आइडल, एक मकसद बन चुका था। ठीक है, वे उच्च और अल्प व्यवहारिक आदर्शों से प्रभावित थे। ठीक है, वे वर्ग संघर्ष की क्या करते थे, अपेक्षा वर्ग समन्वय के लिए सिद्धांत में क्या करते थे, विश्वास करते थे। ठीक है, वर्ग संघर्ष के जगह वर्ग समन्वय में क्या करते थे, विश्वास करते थे। याद रखिएगा आप। आगे समझते हैं हम लोग कि सेंट साइमन, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सेंट साइमन चार्ल्स फूरिस्ट। ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों का हमारे समाज में योगदान है। सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिस्ट, लुईस 16वां, ठीक है, तथा रॉबर्ट ओवेन इनमें से प्रमुख हैं। याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, किन्हीं को अगर बकवास लग रहा है तो वो जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। इसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था और हमारा आंसर क्या है, देखिएगा। यूरोपीय क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपीय समाजवादियों के विचार क्या थे, है ना, एक समाज के प्रति उनके क्या मत थे। यूरोपीय समाजवादी का मतलब ये सारे व्यक्ति हो गए, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिस्ट, लुईस 16वां
और रॉबर्ट ओवन, इन सारे व्यक्तियों का एक समाज के प्रति कैसा सोच था, इस बात को है। तो ये क्या करते थे, ये चाहते थे कि वे उच्च और अल्प व्यवहारिक आदर्शों से प्रभावित थे और वे एक वर्ग समन्वय यानी कि वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय के सिद्धांत में क्या करते थे, विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको। वर्ग संघर्ष का मतलब हुआ कि हम सब मिलकर के अगर एक समाज को, उस समाज में अगर हमको जीना है, ठीक है, अगर किसी समाज में हमको रहना है, हमको जीना है, तो ये अधिकार भी बनाना हमारा है कि उस समाज कैसा होना चाहिए। मतलब एक समाज, वर्ग संघर्ष का मतलब हुआ कि हम सब का उसमें क्या हो, वर्ग समन्वय मतलब होता है हम सब का उसमें अधिकार होना एक समाज के रूप में। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय दें। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में आपका एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा। ठीक है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हम बताएंगे वो एग्जाम में क्या करेगा, बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आएगा ये फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए समझते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में हुआ था। 1818 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। उन्होंने समाजवाद की एक नई व्याख्या की। कार्ल मार्क्स क्या किया, समाजवाद के प्रति एक नई व्याख्या किया, एक नई परिभाषा दी। किसने, कार्ल मार्क्स ने। इसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। इनको एक उपनाम दिया गया था वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में। किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा किसको, कार्ल मार्क्स को। एक वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में कार्ल मार्क्स को क्या करते हैं हम लोग, जानते हैं। दास कैपिटल, देखिए इनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक था जिसका नाम था दास कैपिटल, उनकी विख्यात पुस्तक थी। ये एग्जाम में एकदम बिल्कुल फिक्स है, इस पर एकदम स्टार लगा लीजिएगा कि एग्जाम में ये आएगा ही आएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ से कैसे बनेगा आपका एग्जाम में, कि दास कैपिटल एक पुस्तक है जो किनकी रचना है। अगर काफ़ी बच्चे अगर, ठीक है, अगर क्वेश्चन बैंक पलट कर देखे होंगे तो उनको पता होगा कि ये एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। दास कैपिटल किनकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। मार्क्स पूंजीवादी के क्या थे, विरोधी थे। मतलब वैसे व्यक्ति के खिलाफ थे कार्ल मार्क्स जो किसी चीज पर अधिकार, एक अकेला हक जमाना चाहता था। ठीक है, अकेला हक रखता था। वे श्रमिक को एकजुट होकर देखिएगा उन्होंने क्या किया कि श्रमिक को एकजुट होकर शोषण के विरुद्ध करने को उत्प्रेरित की। यानी कि जो लोग उसका शोषण कर रहे हैं उसके प्रति आवाज उठाने के लिए उन्होंने क्या किया, जनता को भड़का दिया, जनता को क्या किया, जागृत किया, उनके देश के प्रति क्या रेस्पेक्ट है, क्या अधिकार है, उनको समझाया। किसने, कार्ल मार्क्स ने, इस पुस्तक के जरिए, दास कैपिटल पुस्तक के जरिए। तो क्या आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। आप एक बार सिर्फ क्लास को देख लीजिए, आपको परमानेंटली याद रहेगा, अगर दिमाग यहाँ रहेगा तब। ठीक है, आप थोड़ा सा यूट्यूब देख लीजिएगा, थोड़ा सा व्हाट्सअप खोल लीजिएगा, तो आपका माइंड तो सब जगह काम करेगा, तो माइंड में रहेगा। आपका कंटिन्यू यहाँ पर माइंड होना चाहिए। अगर कोई बच्चे हमारे से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा कि किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आगे समझते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। बिल्कुल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में भी। सारा क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे हैं, पहले के जो भी 2 क्वेश्चन थे उसके बारे में स्टार नहीं लगाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए आप, इस क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन है हमारा, कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक तरह से लुटेरा प्रश्न कर सकते हैं, लुटेरा प्रश्न। ठीक है,
साम्यवाद ने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की, एक नई परिभाषा दी कि इतिहास की आर्थिक भौतिक विवेचना कर मार्क्स ने बतलाया, कार्ल मार्क्स ने यह बतलाया कि मानव का जो इतिहास है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, दो वर्गों में पूंजीपतियों और श्रमिकों को संघर्ष की एक क्या है कहानी है। देखिए, कहने का मतलब है कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि समाज का जो जन्म हुआ है वो इसलिए हुआ है कि वो भविष्य जो हमारा, जैसे कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, इतिहास की आर्थिक विवेचना कर उन्होंने यह बतलाया कि मानव इतिहास उत्पादन के समस्त साधनों पर नियंत्रण करने के लिए, यानी कि एक मनुष्य को ऐसा होना चाहिए, जैसे एक गांधी जी का कहना था कि हमारे पास, ठीक है, खाने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए क्या है, बहुत कम है। हमारे पास जो संसाधन है हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमारे इंसान का जो जन्म हुआ, यानी कि मानव का जो इतिहास इसीलिए हुआ ताकि वो क्या कर सके, उत्पादन के संसाधनों पर क्या कर सके, नियंत्रण करने के लिए हुआ है। ठीक है, दो वर्गों पूंजीपति और श्रमिक, दो ऐसे वर्ग, एक पूंजीपति और श्रमिक, ठीक है, में संघर्ष की क्या है कहानी है। समाज में क्या होता है, यही दो बात, एक मुद्दा होता है, एक मजदूर और एक अमीर, एक गरीब और एक अमीर, इन्हीं दोनों के बीच फंसकर इंसान क्या कर रहा है, जी रहा है। ठीक है, इन्हीं दोनों से क्या हो रहा है, मजदूर के काम करता है तो अमीर लोगों का क्या होता है, महल बनता है, घर बनता है, ठीक है, उनके पेट में भोजन जाता है, ठीक है, और इस तरीके से दोनों एक दूसरे की कड़ी बन करके काम कर रहे हैं। ठीक है, संघर्ष की क्या है, एक कहानी है। वर्गहीन समाज की स्थापना होगी तथा सर्वहारा वर्ग की क्या हो गया, विजय होगा। तो समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन कि समाजवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है कैसे। कहने का मतलब है कि समाजवाद को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 5वां क्वेश्चन, एक सेकंड वेट करिएगा, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं कि इसमें और भी क्वेश्चन छूट रहा है क्या। तो बताइएगा आज की क्लास आपको किस तरीके से लगा, आपको क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किसी तरह का कोई डाउट है आपके पास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। कंप्लीट तरीके से आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये हमारा है 6ठा नंबर प्रश्न। कितना नंबर है, 6 नंबर। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति का परिचय करें। रूसी क्रांति जब हुआ था उससे पहले वहाँ की किसानों की स्थिति कैसी थी, किस तरह के कंडीशन में जी रहे थे कि उनको क्रांति करना पड़ा। समझते हैं इसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति, रूस में अधिकांश किसान क्या थे, बंधुआ मजदूर थे, मतलब पूंजीपतियों के यहाँ बंध कर काम करते थे। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है, आपको पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है पहले आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना लोगों का ध्यान क्लास में है। बिल्कुल, बंधुआ मजदूर का मतलब हो गया कि जैसे मान लिया जाए कोई हमको खेती करना, ठीक है, उनके लिए हम पूंजीपतियों से क्या करते हैं, कुछ पैसे लेते हैं ब्याज के तौर पर। अब वही ब्याज हम समय पर चुका नहीं पाते हैं तो हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। अगर मान लिया जाए फसल भी अच्छा ना हो और हम ब्याज भी ले लें, ठीक है, और उनको देने के लिए हमारे पास पैसे भी ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, जो ब्याज लेता है उसको पूंजीपतियों के यहाँ आजीवन, जब तक उनका ब्याज चुकता ना हो जाए तब तक उनके यहाँ काम करना पड़ता है, जिसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। ठीक है, अब उनके अनुसार
डिपेंड करेगा, जिनसे हम पैसे लिए हैं पूंजीपतियों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ब्याज कब तक चुकता होगा, जब तक उसका मर्जी आपसे काम करवाते रहेगा। तो उसी तरह से रूस के अधिकांश किसान क्या थे, बंधुआ मजदूर थे। वे सामंतों के अधीन जमीन बंधे हुए थे, ठीक है। उनके जो जमीन था उन पर भी कब्जा हो गया था, किनका, पूंजीपतियों का, ठीक है। क्रीमिया युद्ध, एक युद्ध हुआ जिसका नाम है क्रीमिया युद्ध के बाद 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त कर दी। अब देखिए, एक युद्ध हुआ जिसका नाम है क्रीमिया युद्ध। यह जब युद्ध हुआ 1861 में, इसके बाद जितने भी कृषि दास थे, मतलब जितने भी मजदूर को जबरदस्ती मजदूरी करवाया जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया। किस युद्ध के बाद? क्रीमिया युद्ध के बाद। किसके द्वारा? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। इससे उसकी क्या हो गया, स्थिति में कुछ सुधार हो गया, मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन विशेष परिवर्तन नहीं आया। लेकिन कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि उसके जमीन तो अभी भी उनके पास है, ठीक है। जमीन के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी उनको। अब जैसे मान लिया जाए उनको, है ना, उनको पूरी तरीके से मुक्त तो कर दिया गया मजदूरी से, लेकिन अभी भी जो जमीन है वो तो उन्हीं के पास है, ठीक है। वो जमीन क्या था, उन्हीं पूंजीपतियों के पास था, जिसके लिए उन्हें बहुत सारा कीमत चुकाना पड़ा, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ गया। बोला कि हम आपको मजदूरी करने से आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन आपको जो आपका हम खेत लिए वो आपको नहीं देंगे, उसके लिए जब तक आप ब्याज नहीं दीजिएगा हम आपको वो खेत नहीं देंगे। अब देखिए क्या हुआ कि करों का बोझ भी था किसानों के पास, कि आपको कर भी देना है, जो ब्याज लिए उस पर भी चुकाना है, तब आपको ज़मीन मिलेगा, तब आप खेती करिएगा, तब आपका भरण पोषण होगा। तो बहुत सारा किल्लत झेलना पड़ा रूस के मजदूरों को, जिसे चुकाने के लिए उन्हें अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी, ठीक है। जो ब्याज लिए थे उनको चुकाने के लिए कुछ लोगों का ज़मीन पहले से गिरवी था, उनको रखना पड़ा अथवा बेचनी पड़ी, अतः वे पुनः खेतिहार मजदूर बन गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि रूसी क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, वे बंधुआ मजदूर की स्थिति जी रहे थे। 1861 में क्रीमियन का युद्ध हुआ, जिनके कारण उनको दास प्रथा से क्या हुआ, मुक्ति मिली। इस तरीके से आप अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का क्या करें, वर्णन करें। अब देखिए इसको समझते हैं। रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण में सामाजिक और आर्थिक रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत क्या थी, काफ़ी दयनीय थी। रूस में जितने भी किसान और मजदूर थे, सभी की जो स्थिति की क्या थी, बिल्कुल कंडीशन उनका खराब था, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। रूसी क्रांति के दो कारण, यानी कि ऐसा क्या रीजन बन गया था कि रूसी के जितने भी जनता थे, जितने भी किसान थे, सबको आंदोलन करना पड़ा। तो दो रीजन। पहला रीजन क्या था कि इनको किसी तरह का सुख सुविधा नहीं दिया जाता था वहाँ के राजा के द्वारा, शासक के द्वारा। उनकी स्थिति काफ़ी खराब थी। मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे। मजदूर तथा श्रमिक भी क्या थे, वहाँ के शासक के क्या थे, गुलाम थे। अतः किसान मजदूर जारशाही के विरोधी, यानी कि वहाँ का जो भी राजा था, बन गए। सभी को लगता था कि ये राजा को कब इनका छुटकारा हो जाए, इससे कब मुक्ति मिले, सभी यही चाहते थे। तो रूस की आर्थिक स्थिति भी दुर्बल थी, कंडीशन भी उनका क्या था, को अच्छा खासा नहीं था। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास भी नहीं होने तथा युद्धों में रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। बेरोजगारी और गरीबी है ना, क्या हो गई, बदली, जिससे क्रांतिकारी भावना को बल मिला। तो इस कारण से बहुत सारा रीजन था जो रूसी क्रांति को जन्म देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आ गया, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखिए। आपको थोड़ा सा अल्टर लग रहा होगा, ठीक है,
लेकिन आप थोड़ा समझने का कोशिश करिए, आपको यही एक तरीका है, ठीक है। समझ, आप इसको सुनने के बाद ही आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। अब आप कोई टैबलेट तो नहीं है कि आपको हम एक बार खिला दें और आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिएगा इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। देखिए, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी। रूसीकरण की नीति को समझते हैं। रूस में विभिन्न प्रजातियां निवास करती थी, बहुत सारे जाति धर्म, मतलब बहुत सारी प्रजातियां रहती थी जिनकी भाषा संस्कृति अलग, परंतु जार ने देश की एकता के लिए एकीकरण की नीति अपनाई, सबों पर एक समान भाषा, शिक्षा और संस्कृति थोपने का प्रयास किया। अब देखिए, मान लिया जाए आप किसी क्षेत्र से रह रहे हैं, ठीक है। अब मान लिया जाए आपको अचानक बांग्ला बोलने के लिए कह दिया जाए कि राजा का हुक्म है कि आपको क्या करना है, बांग्ला भाषा में ही बात करना है। अब किसी को बांग्ला आता ही नहीं है। अब कोई मान लिया जाए कोई अलग कपड़ा पहन रहा है, ठीक है। अब आपको अचानक धोती दे दिया जाए पहनने के लिए, तो आप क्या पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। तो वही रीजन था, रूस में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते थे, उनका भाषा, वेशभूषा, संस्कृति सब कुछ अलग था, लेकिन वहाँ के शासक अपना अलग एक भाषा उस पर थोप दिया कि इसको, तुमको अगर हमारे देश में रहना है तो यही भाषा आपको बोलना पड़ेगा, जबरदस्ती, ठीक है। तो जिस कारण से क्या हो गया, 1863 में रूसीकरण की नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह कर दिया, जिसे जिसे बाद में दबा दिया गया, क्योंकि राजा का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर हुकूमत थी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको कंप्लीट तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, इस पर आप जितना स्टार चाहें लगा सकते हैं, जितना स्टार, ये डबल लुटेरा प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि रूसी रविवार की घटना का वर्णन करें। एग्जाम में इतना बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। इसको समझते हैं कि खूनी रविवार क्या है। तो 1904-05 के रूसी जापानी युद्ध में रूस के पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची। देखिएगा 1904 और 5 में क्या हुआ था कि रूस में एक युद्ध हुआ था रूस और जापान के बीच, ठीक है, जिस कारण से रूस की क्या हो गया, जापान से हार हो गया और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, मतलब उसका आन बान शान जितना था सब घट गया इस पराजय के बाद, ठीक है। 9 जनवरी 1905 में किस कैलेंडर के अनुसार, जूलियस कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 रविवार के दिन हजारों लोगों की भीड़ निकली और रोटी दो की मांग कर रहे थे। आपको पता है कि जब युद्ध होता है किसी देश के बीच तो उस देश की समस्त संपत्ति को झोंकना पड़ता है। अगर आप जीत गए तो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा, लेकिन अगर आप हार गए तो आपकी खाने के लाले पड़ जाएंगे, ठीक है, मतलब एक दाना नहीं बचेगा। अब राजा युद्ध किया और जनता को नुकसान हुआ, राजा के पास तो खाने पीने के लिए मिल ही गया, लेकिन नुकसान किसको हुआ, जनता को। खाने के जब लाले पड़ गए तो 9 जनवरी 1905 में रूस की जनता है ना, हजारों लोगों के साथ रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे, ठीक है, राजा से, क्योंकि भूख से तड़प रहे थे। और कहाँ से जा रहे थे, वहाँ के जो शासक थे उसके महल से सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ी। जार की सेना ने जुलूस पर क्या किया, गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यही घटना खूनी रविवार कहलाता है, क्योंकि यह घटना रविवार के दिन हुआ था। आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल आसान है, इसको रटने का तो जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखिए इसको समझते हैं। देखिए इसमें इसको समझते हैं, क्या कहता है, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया, ठीक है।
तो रूस की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव पड़े, मतलब पूरा विश्व पर इसका असर पड़ा। सर्वहारा वर्ग के सम्मान में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन क्या था कि रूस के समान अनेक देशों में साम्यवादी, है ना, सरकारों की स्थापना हुई। तीसरा रीजन क्या था, विचारधारा के आधार पर विश्व और यूरोप दो खंभों में विभक्त हो गए, है ना। विचार नहीं मिलने के कारण पूरा विश्व क्या हो गया, दो खंडों में विभक्त हो गया। किस तरीके से, हमारा पहले पूरा विश्व एक ही था, धीरे 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 करके लड़ाइयाँ होती गई और सारा क्षेत्र विखंडित होता गया। चौथा रीजन क्या था, है ना, अंतराष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। ये बहुत ही उतना खास कोई क्वेश्चन नहीं है, इस कारण से इसको इग्नोर करके चलना है, ठीक है, उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपका सिलेबस में है तो पढ़ा दिए थोड़ा सा, ठीक है। बस यही आपका ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है। इसको एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, काफ़ी टाइम भी हो जिससे आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए इसको सिर्फ समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, बहुत कम है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन कि लेनिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो स्टार लगा सकते हैं इस पर भी आप, ठीक है। तो लेनिन का जन्म रूस में 1870 में हुआ था। लेनिन का जो जन्म हुआ था वो 1870 में कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। आरंभ से ही वह विद्रोही प्रकृति का था। वह साम्यवाद से गहरे रूप क्या करता था, प्रभावित था। उनके नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई। इस लेनिन के नेतृत्व में ही क्या हुआ, एक क्रांति हुआ जिसके जरिए वहाँ की रूस की जनता को क्या मिला। देखिए ये रूस का ही शासक है सब, ठीक है। ये धीरे धीरे अलग अलग राजा आते गए, आंदोलन होता गया, अलग अलग व्यक्ति आते गए, आंदोलन होता गया और जनता को राहत मिलती गई। तो एक आंदोलन इन लेनिन के नेतृत्व में भी हुआ था जो कि जनता के समक्ष था, ठीक है। कौन सा क्रांति हुआ था, याद रखिएगा, लेनिन के द्वारा जनता के विरोध, मतलब जनता के साथ कौन था, लेनिन था। और एक क्रांति हुआ जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। शासनाध्यक्ष बनाने के बाद उसने रूस के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया और 1921 में उसने नई आर्थिक नीति लागू की और उसकी मृत्यु 1924 में हो गई। तो ये था लेनिन के बारे में कि इनके काल में ही एक क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति, और जिसके जरिए, इस क्रांति के जरिए यह बोल्शेविक क्रांति हुआ और लेनिन एक तरह से अच्छा व्यक्ति था, जनता के हित में सोचता था, ठीक है। और इसके बाद जनता को क्या मिला, थोड़ा सा राहत मिला और उन्होंने जनता के हित के बारे में ही सोचा, उनका विकास करने का प्रयास किया, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेनिन की नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी कैसे। देखिएगा इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए अंत तक जरूर देखिएगा हमारी क्लास को, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो बोरिंग लगेगा ही। आप इंटरेस्टिंग सोचिएगा कहानी के जैसा, राजा रानी वाला कहानी, तो वैसा तो होगा नहीं, थोड़ा सा तो मेहनत लगेगा ही। लेनिन की नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कैसे समझौता थी। तो साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। पता है साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवाद का मतलब पहले ही समझा चुके हैं आपको कि समाजवाद या साम्यवाद एक ही होता है, जिसमें पूरे समाज का अधिकार होता है। इसमें व्यक्तिगत संपत्ति का तो कोई हक ही नहीं, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। परंतु लेनिन ने तात्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों की जमीन का स्वामित्व दिया। किसानों को बोला कि ये आपकी जमीन है और आपको इस जमीन पर सिर्फ आपका अधिकार है, आप किसी को इसको मत दीजिए, ठीक है। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी क्या मिला, अधिकार नई आर्थिक नीति में दिया। यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ एक समझौता थी। मतलब जो लोग उस जमीन पर अधिकार करके बैठे थे उनसे भी वो जमीन छीन लिया गया, है ना। इस कारण से इन दोनों के बीच एक समझौता, एक तरह से कह सकते हैं एक कड़ी, एक लड़ाई का कारण बन गया था, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एक बार समझ लीजिए, फिर आपका जल्द ही छुट्टी हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि स्टालिन का परिचय दीजिए। स्टालिन क्या था? एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन देखिए लेनिन के बाद सत्ता स्टालिन के हाथ में चली गई 1879 से 1953 तक। हाथों में जब आ गई लेनिन के बाद स्टालिन के हाथ में सत्ता, तो स्टालिन का अर्थ फौलादी पुरुष है। स्टालिन का देखिए, स्टालिन का मतलब ही होता है एक फौलादी पुरुष, मतलब एक ताकतवर व्यक्ति। स्टालिन क्या था? एक ताकतवर शासक था। सत्ता संभालते समय उसके समक्ष अनेक समस्याएं भी आई, अनेक समस्याएं भी आई। कौन कौन सी समस्या आई देख लेते हैं एक बार। सत्ता संभालते समय अनेक समस्याएं आई, निराकरण के लिए उसने प्रयास किया। सोवियत संघ यानी कि रूस के विरुद्ध, रूस के विकास के लिए उसने 3 पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया, मतलब जनता के हित के बारे में सोचा। जनता के लिए औद्योगिकीकरण का बढ़ावा देने का मतलब उद्योग धंधे लगाए ताकि जनता को थोड़ा लाभ मिल सके। कृषि शिक्षा में सुधार किया तथा श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाने का क्या किया? प्रयास किया। परंतु उसकी नीतियों से, है ना, उसकी नीतियों से सर्वाधिकारी समाज की क्या हुआ? स्थापना हुई। मतलब पूरे समाज का एक कल्याणकारी कार्य किया। किसने? स्टालिन ने भी और लेनिन ने भी। तो आज की क्लास बताइएगा आपको कितना हेल्पफुल रहा नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए डेली, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।